बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6 शाम एक किसान। ये पोएम दिया हुआ है, काफी आसान है। आप अगर पोएम याद कर लेना तब आपको बहुत अच्छे मतलब क्या आपके लिए बहुत अच्छे होगा। यहाँ देखिए, आकाश में सफा बादल बांध कर सूरज के चिलम यहाँ पे खिलता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। इसका मतलब क्या, इसका हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा मैं। पास ही दहक रही है मतलब फ्लॉस के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व से सिमटा हुआ यहाँ पे भेरो जैसे गलासा। आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना, मैं आपको देखिए फास्ट में थोड़ा पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए उसके बाद अचानक अचानक मोर बोला, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम आंधी धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो सर्वेश्वर लाल दयाल सक्सेना जी ये पोयम लिखे हैं। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग मैं समझा दे रहा हूँ। तो इसका हिंदी मीनिंग देखिए यहाँ पर आगे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका समझाने के लिए। यहाँ पर ऐसे मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, कवि ने किसान के रूप में जारी के शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, प्लास प्लास के पेड़ों पर खिले हुए लाल लाल मतलब क्या लाल लाल फूल जरती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठा भेरो जैसे मतलब जैसा, और पश्चिम दिशा में घूमता सूरज चिलम पर सुलगता आग की भांति दिख रहा है। ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठा, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है और शाम टल जाती है और रात में अंधेरा आ जाता है। तो मतलब क्या, एक सुबह से लेके और शाम तक मतलब किसान के बारे में मतलब किसान बोल रहे हैं। ये कहानी मतलब क्या, ये कविता के माध्यम से बताया गया। काफी सुंदर कविता है। आप इसका मतलब क्या हिंदी मीनिंग अगर पढ़ लोगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो ये पढ़ने के बाद अब देखिए हम लोग क्वेश्चन आंसर। तो देखिए क्वेश्चन आंसर में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न अभ्यास। तो यहाँ पर दिया हुआ, तो इस कविता में शाम के दृश्य किसान के रूप में दिखाया गया। यह रूपक मतलब यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एकरूपताओं में जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता आकाश के साफे दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एकरूपता को खोजकर लिखिए। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं। देखिए इसका आंसर में लिखेंगे, दूसरी एकरूपता चिलम सूरज सी, चौथी एकरूपता अंगीठी प्लस के फूलों सी, पांचवी एकरूपता अंधकार भैरों के गले जैसा। ठीक है, ऐसे लिख लेना, आपका आंसर ये हो जाएगा। यहां से उत्तर लिखेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, काफी आसान चैप्टर है ये। उसके बाद देखिए, शाम के यहाँ पर शाम का दृश्य अपने घर या छत के खिड़की पर देखकर बताइए। शाम कब शुरू हुई, उसके बाद तब से सूरज डूबने में कितना समय लगा, इस बीच में आसमान में क्या परिवर्तन हुए। आप अपने अनुसार लिख लेना, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ देखिए कौन नंबर का आंसर लिखना है। शाम करीब 6 बजे शुरू, वैसे भी 6 बजे ही शुरू होती है। तब से लेकर सूरज डूबने में करीब 1 घंटा का समय लगा। उस दौरान सूरज धीरे धीरे गायब हुआ, एकदम से नहीं। उसके बाद इस बीच में आकाश का रंग लाल और कुछ देर तक पीले रंग में परिवर्तित हो गया और फिर बाद में धीरे धीरे सूरज आसमान में गायब से हो गया। इसके बाद यहाँ पे चारों ओर अंधेरा छा गया, आकाश में तारों का साम्राज्य स्थापित हो गया। ये परिवर्तन हो गया, आप ऐसे लिख लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 3 है। मोर यहाँ पर मोर के बोलने पर कवि को लगा कि किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दी गए परीक्षों की बोली सुनकर उन्हें 1 या 2 शब्दों को बांधिए, जैसे कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील, हंस। तो यहाँ देखिए, कबूतर, लो भाई अपना खत ले लो, बहुत दूर से आया हूँ। मतलब जैसे कबूतर देखिए खत ही लेने का काम कर, मतलब क्या, जो खत पहले देखते होंगे राजा महाराजा का फिल्म देखते होंगे, तो ऐसे मतलब क्या खत ही ले जाने और आने का उनका काम होता था। कबूतर का ट्रेनिंग दिया जाता था। कौवा, सुनते हो घर में मेहमान आने वाले हैं। मैना, कैसे हो। तोता, राम 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 भाई। मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए, चिल,
अरे भाई नीचे देखो, नीचे चमकता हुआ कुछ पड़ा है, जैसे हंस, मेरी तरह हमेशा शांत रहो। तो मतलब इस जो जानवर है इसके लिए एक एक शब्द हम लोग ऐसे गद्य दिए। ठीक है, ऐसे लिख देना। उसके बाद देखिए आगे 4 नंबर में, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का मतलब प्रयोग किया गया है। तो यहाँ देखिए, इस कविता को चित्रित करने के लिए हमें नीले, पीले, भूरे, लाल, सफेद, काले, सुनहरे, हरे, बैंगनी और अनेक रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे लिखे प्रयोग करना होगा, तो ऐसे हम लोग लिख देंगे। उसके बाद देखिए, शाम के समय यहाँ पर दिया हुआ ये 5 नंबर ऐसे है दिया हुआ, शाम के समय ये क्या करते हैं पता लगाइए और लिखिए। तो पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान, बच्चे। यहाँ देखिए पक्षी, मतलब ये सब क्या करते हैं, तो ऐसे लिख देंगे। तो शाम के समय में पक्षी अपने अपने घोंसले में लौट आते हैं, खिलाड़ी अपने अभ्यास या खेल को समाप्त करके मतलब कि आराम करते हैं, उसमें फल वाले अपना सामान जल्दी बेचकर घर लौटने का प्रयास करते हैं, माँ अपना काम निपटा कर घर वालों के घर मतलब घर आने का प्रतीक्षा करती है, पेड़ पौधे तो वे भी विश्राम करना चाहते हैं, पिताजी दफ्तर से घर की ओर लौटते हैं, किसान दिन भर परिश्रम करने अपने बैलों के साथ घर लौटता है, बच्चे गृह कार्य या खेलने का अभ्यास करते हैं। तो शाम का समय सबका अलग अलग काम है, तो ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर, तो यहाँ पर 6 नंबर दिया हुआ, तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर में क्या दिया हुआ कि हिंदी में यहाँ पर हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंद पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया, सांध का छुटपुट, बांसों की झुरमुट है कि चरक रही चिड़िया, टीवी सी टूट टूट। तो ऊपर दी गई कविता में सर्वेश्वर लाल जी ने कविता के बारे में मुख्य क्या अंतर लगा, लिखिए। देखिए सर्वेश्वर लाल दयाल जी ने कविता के और सुमित्रानंद पंत जी कविता दोनों ही संध्या काल का वर्णन ही किया है, परंतु दोनों में मुख्य अंतर यह है कि सर्वेश्वर लाल जी ने संध्या काल दृश्य में एक किसान के माध्यम से प्रस्तुत किया है, वहीं सुमित्रानंद पंत जी ने अपनी कविता में पक्षियों की आवाज की प्रधानता दी है। दोनों के उद्देश्य संध्याकालीन बेला का सुखद एहसास कराना है। तो ऐसे आपको सिंपल आंसर में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7 नंबर भाषा की बात दिया हुआ है। तो आप देखिए 7 नंबर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है लिखी पंक्तियों को रेखांकित शब्दों मतलब ध्यान से देखिए, जैसे का घुटने पर पड़ी है नदी चांद चादर सी, खा मतलब सिमट बैठा है भैरों के गले सा, यहाँ पे ग पानी का पर्दा सा मेरे आसपास खिल उठा रहा है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर देखिए घ मंडराता रहता है, ये भाषा वाला है मरियल कुत्ता आसपास। यहाँ पे अंग दिल से मतलब छोटा सा छोटी सी आशा, यहाँ पे घा च दिया हुआ है, च घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। इस पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्द के साथ हो रहा है, तो हम लोग देखिए इसका आंसर ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, ये आंसर यहाँ देखिए उपर्युक्त पंक्ति में सा सी का प्रयोग व्याकरण के दृष्टि से दोनों रूप में हुआ, जैसे चादर सी, गले सा, पर्दा सा। इस शब्दों में सा सी का प्रयोग उपमा के रूप में किया गया है, जैसे नदी चादर सी अर्थात नदी चादर के समान, भेड़ों के गले सा अर्थात भेड़ों के झुंड समान, उसमें पानी पर्दा सा अर्थात पानी पर्दे के समान। दूसरा सा यहाँ पर मतलब सा का प्रयोग विशेषण के रूप के तौर पर किया गया है, जैसे मरियल सा कुत्ता अर्थात कमजोर कुत्ता, छोटा सा दिल अर्थात छोटा दिल, नन्ही सी चिड़िया अर्थात छोटी चिड़िया, ऐसे दिया हुआ। उसके बाद ऐसे ही आपको आंसर में लिख देना, मतलब सिंपल से सिंपल आंसर आपको लिखना है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 में, तो 8 में दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे, प्रत्येक शब्द के दो दो संदर्भ वाक्य रचिए। मतलब आंधी दहक सिमट, यहाँ पर देखिए आंधी, आंधी में बहुत उत्पात मचाया, मेरे मन में कसमस आंधी चल रही है। मतलब आंधी से आपको शब्द का प्रयोग करके वाक्य को संदर्भ करना है, मतलब वाक्य उसको तैयार करना है। यहाँ देखिए दहक, यहाँ पे घर के कोने में अंगीठी दहक रही है, उसके मन के बदले में आग दहक रहा है। उसके बाद सिमटा, तो यहाँ देखिए रामलाल जी बुढ़ापे के कारण धीरे धीरे अपना कारोबार सिमटा रहे, पिताजी के डांटने पर बालक अपनी माँ के गोद में सिमट गया। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और भी कौन बुक का आपको सॉल्यूशन चाहिए आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।